आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में अवैध भारतीय आप्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय नागरिकों की डिपोर्टेशन प्रक्रिया को तेज कर दिया है और इसके तहत भारतीयों को बिना वैध दस्तावेजों के वापस भारत भेजा जा रहा है। और इस प्रक्रिया में अमेरिकी सरकार के कुछ नए कदम भी सामने आए हैं। खास बात यह है कि अब इस डिपोर्टेशन के लिए अमेरिकी सरकार ने सैन्य विमान का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे, क्यों ये इतनी बड़ी खबर बनी है, ये अवैध आप्रवासी क्यों अमेरिका में फंसे हुए थे। आज के शो में हम आपको ये सब विस्तार से बताएंगे, साथ ही इसके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी एक गहन नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वर्ल्ड इन फोकस में और जानिए इस मुद्दे के हर पहलू के बारे में। अमेरिका ने निर्वासन की प्रक्रिया यानी कि डिपोर्टेशन के प्रोसीजर को शुरू करते हुए लगभग 18,000 अवैध भारतीय आप्रवासियों की पहचान की, जिन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। भारत ने अवैध भारतीय आप्रवासियों को वापस लेने के लिए सहमति जताई। हालांकि भारत ने निर्वासन के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो अवैध आव्रजन की समस्या से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि अगर हमारे कोई नागरिक यहां वैध तरीके से नहीं है, अगर हम निश्चिंत हैं कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा उनके वैध तरीके से भारत लौटने के लिए तैयार हैं। उस पहले बैच की बात करते हैं जिसे अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की और इस प्रक्रिया का पहला बैच 4 फरवरी 2025 को सैन एंटोनियो टेक्सास से भारत के लिए रवाना हुआ। इस बैच में 205 भारतीय नागरिक थे, जिन्हें अवैध रूप से अमेरिका में रहने के कारण वापस भेजा गया। अभी तक अमेरिका द्वारा दक्षिणी अमेरिकी देशों के अवैध आप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा था, लेकिन अब भारत के अवैध आप्रवासियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये डिपोर्टेशन अमेरिका की कड़ी आव्रजन नीति का हिस्सा है, जिसमें अवैध आप्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि अब तक डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिकी सरकार का जोर सिर्फ अवैध आप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई पर है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिका ने इस डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया, जो एक नायाब कदम था। अमेरिकी सेना के C-17 सैन्य परिवहन विमान ने इन लोगों को उनके देश वापस भेजने के लिए उड़ान भरी। सैन्य विमानों का इस्तेमाल पहले केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन अब अमेरिका इसे अवैध आप्रवासियों की वापसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। यह कदम क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि अमेरिका ने अपनी आव्रजन नीति को कितना स्ट्रिक्ट बना लिया है, कितना कड़ा बना लिया है। और इसमें भी खास बात आप देखिए कि इन विमानों के संचालन में खर्च भी काफी ज्यादा होता है। 1 घंटे के लिए सैन्य विमान का खर्च लगभग 28,500 है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये खर्च और ऐसे कदम अमेरिकी सरकार के लिए वाजिब हैं या नहीं। लेकिन ये केवल पहला बैच था और भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। भारत सरकार ने इन अवैध भारतीय नागरिकों की पहचान की पुष्टि की है और उन्हें वापस लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे और कितने बैच आने वाले हैं और इससे दोनों देशों के रिश्ते पर आने वाले समय में कैसा असर पड़ेगा। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट 2024 में आई थी। वो कहती है कि अमेरिका में 2022 में 7,25,000 इलीगल इंडियंस थे। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में अमेरिकी सीमा गश्ती अधिकारियों की ओर से सामने किए गए अवैध रूप से सीमा पार करने के मामलों का वो केवल 3% हिस्सा है। वहीं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 तक लगभग 2,20,000 अनाधिकृत भारतीय आप्रवासी अमेरिका में रह रहे थे। खैर, इस पहले बैच के डिपोर्टेशन ने अमेरिका की आव्रजन नीति को और अधिक कंट्रोवर्शियल बना दिया है और ये प्रक्रिया भविष्य में और तेज होगी। तो सवाल यह है कि क्या ये केवल शुरुआत भर है या फिर अमेरिका इस नीति के तहत लाखों और इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेगा।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ये भारत में पहला डिपोर्टेशन है और ऐसे में अब भारतीयों पर ट्रंप के कड़े एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारतीयों का गुस्सा फूटा। उन्होंने देश के पीएम मोदी से यह सवाल किया कि क्या मोदी अब भी ट्रंप को नमस्ते ट्रंप कहकर उनका वेलकम करेंगे। खैर ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वर्ल्ड इन फोकस में इस प्रवासन यानी कि इस डिपोर्टेशन से जुड़ी हर हिस्ट्री की बात करेंगे। वर्ल्ड इन फोकस में जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे शो वर्ल्ड इन फोकस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या और हाल ही में हुई डिपोर्टेशन की प्रक्रिया के बारे में। ये एक ऐसा मसला है जो इंडियन कम्युनिटी के लिए काफी सेंसिटिव है और इसने न केवल अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को प्रभावित किया है बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर डाला है। लेकिन इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय प्रवासियों का अमेरिका में आना शुरू हुआ और कैसे समय के साथ ये अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ाता चला गया। इस यात्रा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और जानना यह होगा कि किस तरह से भारतीयों का अमेरिका में प्रवासन शुरू हुआ और किस तरह से अवैध प्रवासी बनना उनकी मजबूरी बन गई। तो चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों के इतिहास के बारे में, ताकि हम समझ सके कि ये स्थिति कैसे विकसित हुई है। देखिए, अमेरिका में भारतीय प्रवासियों का इतिहास बहुत पुराना है और इसके शुरुआती दौर में भारतीयों की संख्या बहुत सीमित थी। 1900 के दशक के शुरुआती वर्षों में विशेषकर सिख पुरुषों का प्रवासन हुआ जो मुख्यतः कैलिफोर्निया में कृषि कार्य, लकड़ी के कारखानों और रेल मार्ग निर्माण में काम करने के लिए आते थे। हालांकि इस दौर में भारतीयों को कड़ी नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा और अमेरिकी सरकार ने गैर श्वेत प्रवासियों के लिए अमेरिका में बसने की प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया। 1917 में अमेरिका ने एशियाटिक बोर्ड जोन एक्ट लागू किया जो भारतीय और अन्य एशियाई देशों से आने वाले प्रवासियों पर कड़ी पाबंदियां लगाता था और इसके कारण भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करना मुश्किल हो गया था और इस समय भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से अमेरिका में रह गया। अर्ली इमिग्रेशन के बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। 1965 का आव्रजन कानून। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली और इसके बाद भारतीय प्रवासियों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। 1965 का आव्रजन और राष्ट्रीय अधिनियम, इसने भारतीयों के लिए दरवाजे खोल दिए क्योंकि इस कानून ने जातीय आधार पर आव्रजन के लिए तय की गई कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रवासन में लगातार वृद्धि को आप देख सकते हैं। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इमिग्रेशन की बात हम कर रहे हैं 1965 इमिग्रेशन एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानूनी प्रवासन की। देखिए, इस समय के दौरान अधिकतर भारतीय लोग शिक्षा, रोजगार और परिवार पुनः एकीकरण के आधार पर अमेरिका आए और खासतौर पर H-1B वीजा के कार्यक्रम के तहत भारतीय पेशेवरों, खासकर तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में कार्य करने के लिए अमेरिका गए। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग वीजा समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रह गए, जिसके कारण अवैध प्रवासन की शुरुआत हो गई। अवैध प्रवासन में वृद्धि की बात करते हैं। दरअसल 1980 से 2000 के बीच में इन दशकों में भारतीय नागरिकों का अमेरिका में आना विशेष रूप से अस्थायी वीजा के माध्यम से बढ़ गया और इनमें छात्र वीजा, पर्यटक वीजा और कामकाजी वीजा प्रमुख थे और भारतीयों की बड़ी संख्या में अमेरिका आने का मुख्य कारण था उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर। हालांकि इनमें से कई लोग अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में ही रह गए और इसका परिणाम ये हुआ कि अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ती चली गई। आगे बढ़ते हैं, H-1B वीजा और वीजा का ओवरस्टे। H-1B वीजा कार्यक्रम के तहत भारतीय पेशेवरों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि जब इनकी वीजा अवधि समाप्त हुई तो कई लोगों ने अवैध रूप से अमेरिका में रहना जारी रखा। और इसके बाद बात करते हैं छात्र वीजा और टूरिस्ट वीजा के ओवरस्टे की। छात्र वीजा पर आने वाले कई भारतीय छात्र भी वीजा समाप्त होने के बाद अमेरिका में रह गए। इसके अलावा कुछ पर्यटक भी वीजा अवधि खत्म होने के बाद वहीं रहने लग गए। 1996 की बात इस वक्त हम कर रहे हैं।
एक बड़ा मोड़ 1996 का आव्रजन सुधार अधिनियम ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए और ये कानून विशेष रूप से अवैध प्रवासियों के खिलाफ था और इसमें अमेरिकी सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। टेक बूम की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीयों को इससे भारी नुकसान हुआ क्योंकि जिन लोगों ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रहना जारी रखा, उन्हें अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। 2000 के दशक में अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र का विस्फोट हुआ और विशेषकर सिलिकॉन वैली और अन्य तकनीकी हब में। तो इस दौरान H-1B वीजा कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों ने अमेरिका में काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक कंपनियों और आईटी क्षेत्र के लिए भारतीय पेशेवरों की। भारतीय पेशेवरों की एक बड़ी संख्या अमेरिका के आईटी क्षेत्र, बैंकों और अन्य बड़ी कंपनियों में कार्यरत थी। हालांकि कई लोग इस अवधि में वीजा ओवरस्टे कर अवैध रूप से रह गए और आज देखिए, अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या लाखों में है, जिनमें ज्यादातर लोग अस्थायी वीजा पर आए थे और बाद में ये वीजा ओवरस्टे या अवैध तरीके से रह गए। इन प्रवासियों की स्थितियों को लेकर अमेरिकी सरकार कड़ी नीतियां आज अपना रही हैं, जिससे कई लोग आज भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये थी पूरी हिस्ट्री कि किस तरीके से ये आव्रजन शुरू हुआ और आज ये स्थिति क्या बयां करती है। अमेरिका में भारतीय अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे अस्थायी वीजा पर आने के बाद उनकी स्थिति का बदलना, कामकाजी अवसरों का पीछा करना और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताएं, तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज। इन प्रवासियों के लिए अवैध तरीके से रहना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाता है। और आप देखें कि आज भी लाखों भारतीय अवैध प्रवासी अमेरिकी भूमि पर हैं और अमेरिका सरकार उन्हें बाहर करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे जुड़े तमाम सामाजिक कारणों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तमाम राजनीतिक कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे, हर पहलू से इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लिए फिलहाल वर्ल्ड इन फोकस में रुकेंगे। भारत से अमेरिका में प्रवासन का एक लंबा और विविध इतिहास रहा है और इसके कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। इनमें से अधिकांश बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, मैरीलैंड और उत्तरी कैरोलिना में रहते हैं और गैस स्टेशंस, किराना दुकानें, मोटेल्स और रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जिनमें से कईयों के मालिक भारतीय हैं। और इनमें से अधिकांश लोग अर्ध कानूनी जीवन जीते हैं और सालों तक अदालतों की ओर से उनके शरण दावों पर निर्णय दिए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि इनमें से ज्यादातर अकुशल प्रवासियों के लिए अमेरिका गरीबी से मुक्ति का एक बड़ा रास्ता है, क्योंकि वो हर महीने लगभग 2 लाख रुपए भेज पाते हैं, जिससे उन्हें अपने कर्जे चुकाने और अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने में बहुत मदद मिलती है। तो आइए आगे इन्हीं कारणों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की माइग्रेशंस के रीजन आखिर है क्या। इनमें सबसे पहला कारण तो है बेहतर आर्थिक अवसर। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था है, जहां रोजगार और उच्च वेतन के अवसर बहुत ज्यादा हैं। भारतीय प्रवासी आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वित्तीय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए अमेरिका आते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीयों के पास अमेरिका में बेहतर नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर होता है। दूसरा कारण है उच्च शिक्षा और कौशल विकास के अवसर। भारत में शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है और अमेरिका में शिक्षा की गुणवत्ता विश्व भर में मानी जाती है। भारतीय परिवार अपने बच्चों को अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कराने के लिए अमेरिका भेजते हैं, जहां उन्हें न केवल उन्नत शिक्षा मिलती है बल्कि उन्हें कौशल विकास और वैश्विक नेटवर्किंग के भी अवसर मिलते हैं। और इसके अलावा अमेरिकी विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड के अवसर भी अवेलेबल होते हैं। तीसरा कारण है बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा। देखिए, भारत की तुलना में जीवन स्तर वहां अधिक उच्च है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन योजनाएं जैसी सुविधाएं प्रवासियों को एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जीने में मदद करती है। यही कारण है कि कई भारतीय, स्पेशली गरीब वर्ग, बेहतर जीवन जीने के लिए अमेरिका को पसंद करते हैं। चौथा कारण है अमेरिका में स्वतंत्रता और अवसर। अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम की अवधारणा है
जो ये मानती है कि अगर आप मेहनत करें तो आप किसी भी जाति, धर्म या रंग के बावजूद सफलता पा सकते हैं। भारतीयों के लिए ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। यहाँ किसी को भी अपनी मेहनत और कड़ी लगन से समान अवसर मिलते हैं और ये फ्रीडम और ये अपॉर्चुनिटी की भावना भारतीय प्रवासियों को आकर्षित करती है। पांचवां कारण है भारत में नौकरी के सीमित अवसर। देखिए, यहां रोजगार के अवसर बहुत लिमिटेड हैं, खासकर टेक्निकल फील्ड में। वहां की बढ़ती जनसंख्या और उच्च नौकरी प्रतिस्पर्धा के कारण कई युवा अपने लिए बेहतर नौकरी के अवसर की तलाश में अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में उन्हें बड़े और विविध क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है, जो भारत में मुश्किल हो सकता है। छठा कारण है पारिवारिक पुनर्मिलन। देखिए, बहुत से भारतीय अपने परिवारों को अमेरिका में बुलाते हैं ताकि वो यहाँ स्थायी रूप से रह सकें और बेहतर जीवन जी सकें। अमेरिका में ग्रीन कार्ड और पारिवारिक पुनर्मिलन की नीतियां परिवारों को एक साथ लाने में मदद करती हैं और इसके कारण भी प्रवासन में वृद्धि होती है। सातवां कारण शरण और सुरक्षा। देखिए, कई भारतीय अमेरिकी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक उत्पीड़न और जातीय भेदभाव से बचने के लिए शरण प्राप्त करने के लिए अमेरिका आते हैं। हालांकि ये रेशो में बहुत कम होता है, लेकिन ये भी प्रवासन का एक बहुत बड़ा कारण है। भारत से अमेरिका में प्रवासन की कई कारण। यहां बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वतंत्रता मिलती है, जो प्रवासियों को आकर्षित करती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका में प्रवासन के साथ कई चुनौतियां और कानूनी मुद्दे भी जुड़े होते हैं, जैसे अवैध प्रवासन, वीजा समस्याएं और डिपोर्टेशन, जो फिलहाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर भी अमेरिकी समाज में अपनी पहचान बनाने और संपन्न जीवन जीने की संभावनाएं भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहती है। आज के शो में हमने अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की स्थिति और उनके संघर्ष पर चर्चा की। ये मुद्दा न केवल व्यक्तिगत बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी क्रूशियल है। अंत में ये जरूरी है कि हर प्रवासी का सपना पूरी तरह से रिस्पेक्टेड तरीके से, कानूनी तरीके से साकार हो। धन्यवाद हमारे साथ आज के लिए जुड़ने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने सपनों को सही रास्ते पर आगे बढ़ाएं। वर्ल्ड इन फोकस में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आज के इस एपिसोड को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने विचार हमें लिख सकते हैं। आपके विचारों का हम स्वागत करेंगे। इसी के साथ फिलहाल आज के शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।